नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, यहाँ पे क्रैश कोर्स जो वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप लोग ऑनलाइन क्लासेज जो वो स्टार्ट कर दें, तो आज से ऑनलाइन क्लासेज जो वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। लेकिन ये जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए ही नहीं है, ये बाकी कमीशंस के लिए भी है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन होता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यहां पे बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग भी ली थी, बहुत सारा पैसा कोचिंग पे खर्च किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कमीशन पास नहीं हुआ है। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी, इसके बाद भी वहां पे जाके उनको असफलता हासिल हुई है। हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं, क्या वो पेपर में आता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में उसी कंटेंट को यहां पे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो पेपरों में हो चुका है या फिर आगामी परीक्षा के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में आ सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यहां पे हम लोग हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी हम लोग कोर्स बनाते ही चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री। दोस्तों, यहां पे हिस्ट्री की बात करेंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा ये हिस्ट्री से रिलेटिव होगा। व्हाट इज द हिस्ट्री। दोस्तों, इतिहास क्या है, क्यों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहां पे देख लेते हैं। दोस्तों, जो इतिहास है, स्टडी आवर पास्ट, जो हमारा भूतकाल है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इतिहास में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि उसमें लोग क्या करते थे, वो शिकार करते थे, क्या वो शिकार नहीं करते थे, वो किस तरह से रहते थे, क्या वो पक्के घरों में रहते थे या फिर कच्चे घरों में रहते थे, क्या वो खाते थे, कौन से व्यवसाय वो करते थे, क्या जैसे कि अभी प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं, जो प्रोफेशनल जो वो एरियाज हैं, जैसे आपके पास टीचर का हो गया या फिर डॉक्टर का हो गया या फिर इंजीनियरिंग का हो गया, क्या उस समय भी ऐसे व्यवसाय चलते थे या फिर नहीं चलते थे, उस समय लोग क्या खाते थे, क्या वो पका हुआ खाना खाते थे या फिर नहीं खाते थे, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, ये भी हमें इतिहास से ही पता चलता है। दोस्तों, पुरानी घटनाओं को समझने में भी इतिहास हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्या हमें इतिहास पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतिहास से हमें क्या फ़ायदा है, ये पुरानी घटना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतिहास पढ़ने से हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, जो पास्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं वो उससे हमें पता चल जाता है कि पास्ट में ये मिस्टेक हुई है, तो प्रेजेंट में हमें ये मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। पास्ट की घटनाओं से हम लोग सीख लेके अपने वर्तमान को सही कर सकते हैं, तो इसलिए भी हमें इतिहास जो पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, दोस्तों यहाँ पे जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था तो वहां पे मनुष्य की ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं मिली हैं जो कि लिखित रूप में हो। दोस्तों, इस काल को हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल कहा है। और दोस्तों, जब हमें घटनाएं लिखित रूप में मिली हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं तो उसे हमने आदि ऐतिहासिक काल कहा है। और उसके बाद जब मनुष्य ने लिखना सीख गया, और दोस्तों उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और उसमें हमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी मिली हैं कि जिससे कि पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और हमने उसका फ़ायदा जो वर्तमान में भी उठाया है। तो इसे हम लोग प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड करके ही देख लेते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए भी हमने इसे आगे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख लें, नंबर 1 पे आपके पास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और दोस्तों आजकल विश्व इतिहास भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो जो मेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत की, और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इतिहास है वो क्या है। किसी देश, समाज, व्यक्ति, घटनाओं का, तथ्यों का कालक्रमिक विवरण जो है वो इतिहास कहलाता है। दोस्तों, जैसे हमारा देश है भारत, समाज और व्यक्तिगत घटनाओं का जब हम तथ्यों का बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए टाइम लाइन का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता है कि तिथि याद करना जो वो इतना डिफिकल्ट होता है, उसे हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो डेट्स होते हैं इससे ही हमें पता चलता है कि
कौन सी चीजें किस काल में हुई हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल में हुई है, 2500 से लेके 1750 के बीच में रही है। महात्मा बुद्ध का समय क्या रहा है, जैन धर्म का क्या रहा है, सिख कब आए थे, सिखों के बीच में लड़ाई कब हुई थी, आर्य कब भारत में आए थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जब आपको टाइमलाइन का पता होगा तो हिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा है बीसी और एडी, इस तरह से बहुत सारे शब्द जो वो लिखे होते हैं। इन चीज़ों को समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे, जो हम लोग अभी कैलेंडर यूज करते हैं, जैसे 2000 हमारा 21 चल रहा है, तो ये 2021 कैसे चल रहा है, कैसे हमने काउंट किया कि 2021 में ये 2021 कैसे आया, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जैसे है वो क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों जैसे आपने अंग्रेजी भाषा में बीसी लिखा होगा कि बीसी इसका क्या मतलब है। दोस्तों बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, एडी भी लिखा होता है, एडी भी लिखा होता है, जिसका मतलब क्या होता है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन शब्दों से बना हुआ है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन बताऊंगा भी, टाइमलाइन किस तरह से ये काम कर रही है। दोस्तों एडी को कई जगह सीई लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। बीसी की जगह आपके पास बीसीई जो अब लिखा जाता है, सीई कॉमन एरा और बीसीई बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है। हम इन शब्दों के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। भारत में भी तिथियों का प्रयोग जो है 200 साल पहले स्टार्ट हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। दोस्तों ये एनसीईआरटी का था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ताकि जब भी कभी किसी चीज़ में डाउट क्रिएट होता है तो वो एनसीईआरटी किताबें जो होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग टाइमलाइन को देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये 0, 1, 2, 3। दोस्तों यहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है ईसा मसीह, उनके जन्म को हम लोग 0 से काउंट करते हैं, और इसके बाद वाले समय को हम लोग क्या कर देते हैं एडी में, ईसवी। दोस्तों एडी एनो डोमिनी, और इससे पहले वाले समय को हम लोग बीसी में काउंट करते हैं दोस्तों बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट में अगर आप लोग देखें 1, 2, 3, जैसे आप लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो, और उनकी मृत्यु, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसी का जन्म जो हुआ है वो 500 में हुआ है, और उनकी मृत्यु आप लोगों ने देखा होगा 400 में हो चुकी है। तो वो क्यों हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने टाइमलाइन में आपको बताया 0, और यहाँ पे अगर मान लो 500 में जन्म हुआ है तो 400 में उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए ये जो उल्टी डेट्स होती है, जन्म उसका 500 में हुआ, 400 में उसकी मृत्यु होगी, ये बिफोर क्राइस्ट बीसी की वजह से ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आ चुका होगा। अब देख लेते हैं कि हिस्ट्री के जो स्रोत हैं, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 पे धर्म ग्रंथ, नंबर 2 पे ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 पे विदेशियों का विवरण, और नंबर 4 पे हमारे पास यहाँ पे पुरातत्व स्रोत। दोस्तों यहाँ पे धर्म ग्रंथ है, पहले हम लोग इसे देखेंगे, फिर हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, कि यहाँ से हमें हिस्ट्री के स्रोतों के बारे में पता चलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्रोत जो वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 पे हम लोग विदेशियों का विवरण भी देखेंगे। बहुत सारे विदेशी जो थे वो हमारे देश में आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो जिससे हमें इतिहास को समझने में हेल्प मिलती है। पुरातात्विक स्रोत, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। दोस्तों धर्म ग्रंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है वेद की। तो दोस्तों हमारे पास 4 प्रकार के वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन्हें बारी बारी से देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहां से भी बनते हैं। दोस्तों ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। दोस्तों यहाँ पे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे भी देख लें। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,400 ऋचाएं हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके पास सूक्त है, इसका क्या मतलब है, अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे, सूक्त सु अच्छा और उक्त बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। दोस्तों जो श्लोक हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जब उनको अच्छी तरह से बोला जाता है तो वो ऋग्वेद में आती है दोस्तों। और इसमें 1028 जो है वो श्लोक हैं और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। दोस्तों इनको पढ़ने, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है। दोस्तों यहाँ पे ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया। इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। और दोस्तों ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मणों की बात करें तो उनको बोला गया था कि वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा की वायु से निकले हैं, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र जो उनके पैर हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण जो थे इनको कर्म के आधार पर बांटा गया था। ब्राह्मण वो थे जो टीचिंग करते थे,
या फिर वेदों का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय वो थे जो लोगों की रक्षा करते थे, और वैश्य जो थे वो व्यापार वगैरह करते थे, और शूद्र जो थे वो इन तीनों की सेवाएं करते थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है दोस्तों। अगर आप लोग ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात करें तो उसमें गायत्री मंत्र है, जिसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, स्कूलों में भी बोला जाता है। लेकिन यहां पे प्रश्न बनता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, तो वो सूर्य को समर्पित है। अब हम चलते आगे की तरफ। दोस्तों वेद का क्या मतलब है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई वो प्रश्न बनते हैं। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है यजुर्वेद। और दोस्तों ये जो है वो कृष्ण पक्ष में देखें तो यजुर्वेद गद्य में है, और शुक्ल पक्ष में यजुर्वेद जो है वो पद्य में है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। और ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम आदि सभी जो है अथर्ववेद में बताया गया। दोस्तों अथर्ववेद को पहले जो था इसमें नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। और दोस्तों अथर्ववेद जो है वो लड़कियों के जन्म की निंदा करता है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे केवल प्रश्न ऐसे भी बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। अब बात करते हैं दोस्तों वेद और इसके कौन कौन से उपवेद थे। ऋग्वेद से कौन सा उपवेद बना है? दोस्तों ऋग्वेद से आपका आयुर्वेद बना है। और आयुर्वेद किससे रिलेटिव है? जैसे कि आप लोगों को पता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो आप लोगों को यहां पे सिंपल पता चल गया, ऋग्वेद इसका उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद होगा, और ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद से धनुर्वेद, और ये किससे रिलेटेड है? ये युद्ध कला से रिलेटेड है। सामवेद, सामवेद से रिलेटेड क्या है? गंधर्व वेद है, जिसमें कला एवं संगीत के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपके पास है अथर्ववेद, शिल्प वेद। जैसे आप लोग बोलते भी हैं शिल्पकार, तो शिल्पकार में क्या होता है कि जैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, इससे रिलेटेड है। तो आप लोग ने यहाँ पे पढ़ा है ऋग्वेद से रिलेटिव क्या है? ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद से रिलेटेड है, युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद जो गंधर्व वेद है, और ये कला एवं संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद आपके पास क्या है? शिल्प वेद है, इसका उपवेद जो है शिल्प वेद है, और ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। दोस्तों वेदांग क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेदों की रचना की गई थी, लेकिन उनको समझना हर किसी के वश में नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पे वेदांगों की रचना की गई। वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? दोस्तों 6 हैं। इसे आप सीधा के बरासी भी प्रश्न पूछते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखें टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2021-2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा गया था। वेदांग जो है वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। दोस्तों शिक्षा में क्या है? शुद्ध उच्चारण। वेदों में जो श्लोक दिए गए हैं उनका उच्चारण किस तरह से हो, उनका शुद्ध उच्चारण किस तरह से हो, यह शिक्षा में बताया गया है। कल्प में क्या है? कर्मकांड कराने की विधि एवं नियम। जो भी दोस्तों यज्ञ वगैरह होते हैं उसमें कर्मकांड, उसमें जो विधि नियम है इसमें बताए गए हैं। व्याकरण में क्या है दोस्तों? नाम बताए गए हैं, धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के नियम बताए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो इसी से रिलेटेड है। निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है दोस्तों, ये सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। और यास्क में रचना की है, यास्क ने इसकी रचना की है। निरुक्त की शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु इसके नियम बताए गए हैं। दोस्तों इसमें इसको सबसे पुरानी डिक्शनरी भी कहा जाता है। इसमें जो शब्द होते हैं, जैसे आपके पास डिक्शनरी होती है, वैसे ही इसमें शब्दों के बारे में बताया हुआ है। छंद फेमस टेस्ट है इसमें। ज्योतिष शास्त्र का विकास किस तरह से हुआ है, ये ज्योतिष में बताया गया है। और इसके जो प्रसिद्ध आचार्य थे वो लगध मुनि थे। अब बात करते हैं पुराण। दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 18 है। सीधा प्रश्न होगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। दोस्तों जैसे शूद्र जाति के जो लोग थे, औरतें जो थी, उनको वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। और दोस्तों यहाँ पे पुराणों से रिलेटेड प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। और इनके के बारे में पूछा जाता है कि रचयिता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे पुराणों की जो रचयिता है वो लोमहर्ष है, और उनके पुत्र जो है वो उग्र श्रवा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि वेदों की रचना किसने की थी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको पुराण बताए गए हैं और वो किस काल से रिलेटेड हैं, इनको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक्स भी बता दूंगा। वायु पुराण किस में है? गुप्त वंश से रिलेटेड है। दोस्तों वायु आप देखें तो वायु क्या होती है, आपको दिखाई नहीं देती है, वो सीक्रेट रहती है, वो गुप्त रहती है। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि वायु पुराण कहाँ पे है? गुप्त वंश में।
वायु क्या होती है, गुप्त होती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। दोस्तों अगर आप लोग देखें श्री कृष्ण को देखें, और श्री कृष्ण जो है वो किसके अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, और श्री कृष्ण के सिर के ऊपर क्या होता है, मोर होता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में वाहनों के द्वारा मछली को पकड़ा जाता है, मछली मतलब मत्स्य को पकड़ा जाता है। तो मत्स्य पुराण आपके पास क्या हुआ, आंध्र सातवाहन वंश से। दोस्तों सबसे जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों ने पुराणों के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं महाभारत की। दोस्तों महाभारत से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी हमारे पास एपिक्स हैं। दोस्तों महाभारत की जो रचना है वो किसने की है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। दोस्तों ये आपका बेसिक भी है और पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन में कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेस से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक से रिलेटेड होते हैं। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि व्यास। पहले इसमें देखें तो 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम क्या था, जय संहिता था। जय का क्या मतलब होता है, जय संहिता का क्या मतलब, जय का क्या मतलब है, जय का मतलब होता है विजय, और संहिता का क्या मतलब होता है, संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो अगर आप लोग देखें महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था और इसे विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके जो श्लोक थे इनकी संख्या बढ़ा दी गई, फिर इसके श्लोकों की संख्या क्या होगी, 24,000। और ये भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। दोस्तों जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसमें भारत के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो भारत का नाम है वो वर्ष से ही निकला है। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा तक ये इसकी स्थिति का पता चलता है। दोस्तों इसे जय संहिता भी कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखें 10वीं सदी ईसा पूर्व बीसी की बात हो रही है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 10वीं ईसा पूर्व बीसी से रिलेटेड और 4थी ईसा पूर्व, इसके बीच में इसका जो समय बताया गया है। अब बात करते हैं रामायण की। दोस्तों रामायण जो है इसकी रचना बताई गई है 5वीं सदी से स्टार्टिंग हुई है। दोस्तों जो रामायण की रचना है वो 5वीं सदी में बताई गई है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। दोस्तों संस्कृत में रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने की है। और अगर आप लोग देखें हिंदी में इसकी रचना किसने की है, तो दोस्तों वो तुलसीदास, जो कि अवध भाषा में है। और दोस्तों इसमें पहले बात करें मूल अगर श्लोक देखें तो पहले 6,000 श्लोक थे, फिर इसमें 12,000 श्लोक हुए और बाद में अगर आप लोग देखें अभी रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना ऐसे प्रतीत होती है कि यह महाभारत के बाद की है। रामायण के 6 अध्याय जो कि कांडों के नाम से प्रतीत होते हैं, इनके कांड बोले जाते हैं, जैसे अरण्यक कांड, अयोध्या कांड, बाल्य कांड। तो इस तरह के इनको नाम दिए गए, जो उनके लेसन है उनको कांड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। इस तरह की वीडियो आगे भी आएंगी। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा और मैं कोशिश करूंगा कि टीजीटी आर्ट्स मिशन की जितनी भी वीडियो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।